जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान। ये चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मानव में वाहन और भी देखेंगे, पादप में वाहन भी देखेंगे। ये वीडियो नंबर 4 हो जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेना, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे मानव में वाहन, उसके बाद देखेंगे कि मानव में वाहन के कौन कौन से अवयव हैं, उसके बाद देखेंगे रक्त दाब क्या होता है, उसके बाद देखेंगे पादप में परिवहन और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मानव में वाहन यानी वाहन क्या होता है वो पहले समझेंगे। मानव के शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, जिसे वहन कहते हैं या फिर मानव में वाहन कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्व होता है, ऑक्सीजन होता है, हार्मोन होता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो एक जगह से दूसरा जगह जाता है। तो एक जगह से दूसरा जगह जो ट्रैवल करता है उसी को क्या बोला जाता है? वाहन बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि मानव में वाहन के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। तो मानव में वाहन के मुख्य अवयव जो है निम्नलिखित हो जाएगा। पहला हो जाएगा रुधिर, दूसरा हो जाएगा हृदय और तीसरा हो जाएगा रुधिर वाहिकाएं। तो रुधिर मतलब होता है रक्त यानी खून, दूसरा हो जाएगा हृदय मतलब दिल जिसको बोल सकते हैं हार्ट, और तीसरा हो जाएगा रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं कहने का मतलब नस कह सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है रुधिर, तो रुधिर के बारे में विस्तार से जानते हैं। रुधिर क्या होता है? यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थ का वहन करता है। मतलब शरीर में जो भोजन है, ऑक्सीजन है और अपशिष्ट पदार्थ है उसका वहन रुधिर करता है। रुधिर का कुछ प्रकार होता है, उसको जान लेते हैं। तो रुधिर के प्रकार जो है 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हो जाता है रक्त कोशिकाएं और दूसरा हो जाता है प्लाज्मा। तो ये जो है रुधिर 2 प्रकार से होता है। इसमें रुधिर में एक होता है रक्त कोशिकाएं रुधिर में, और प्लाज्मा यानी रुधिर में 60% जो है प्लाज्मा पाया जाता है और 40% रक्त कोशिकाएं पाया जाता है। रक्त कोशिका का भी 3 भाग होता है। पहला हो जाएगा आरबीसी, यानी इसमें आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद इसमें पाया जाता है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, और उसके बाद प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो ये तीनों को अभी विस्तार से हम लोग देखेंगे कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या है और प्लेटलेट्स क्या है। तो आरबीसी क्या है? तो आरबीसी इसे लाल रक्त कणिका कहते हैं। इसमें जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। इसका जीवन काल जो है 120 दिन होता है, यानी 120 दिन के बाद ये जो है आरबीसी मर जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा है वाइट ब्लड सेल्स, इसे श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। ये हमें रोगों से बचाता है, जो विभिन्न प्रकार का हमें बीमारी होने वाला होता है उस बीमारी से सुरक्षा करने का काम डब्ल्यूबीसी करता है। इसका जीवन काल जो है 4 दिन होता है। कहने का मतलब ये 4 दिन में ख़त्म हो जाता है, फिर से नया वाइट ब्लड सेल्स बन जाता है। इसी प्रकार से आरबीसी 120 दिन तक रहता है जीवित, उसके बाद मर जाता है, दूसरा नया जो है आरबीसी बन जाता है शरीर में। अगला है प्लेटलेट्स। तो ये जो है रक्त का थक्का बनाता है, इसका जीवन काल 7 दिन होता है। तो प्लेटलेट्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारा शरीर में कहीं कट लग जाता है तो खून निकलने लगता है, तो हमेशा के लिए तो खून नहीं ना निकलता है, कुछ समय के बाद अपने आप वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाता है। तो ये रक्त का जो थक्का बनाने का काम करता है प्लेटलेट्स करता है। प्लेटलेट्स के बारे में और अधिक जानेंगे विस्तार से हम लोग आगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को जान लेना है कि मानव हृदय कैसे काम करता है। हृदय के बारे में तो लिखना है, मानव हृदय जो है एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। मतलब हमारी मुट्ठी जितना बड़ा होता है हृदय। यह 4 भागों में बटा होता है। इसमें जो है 4 भाग होता है। इसमें 2 अलिंद
एवं 2 निलय पाया जाता है। यह रुधिर को पंप करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप हृदय का जो है चित्र देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, कैसे काम करता है ये हृदय। तो क्या होता है, ये जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं, इसका मतलब है इसमें जो आ रहा है खून, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। और ये जो आप रेड रेड देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। ये साइड जो है इसको बोला जाता है वाम अलिंद, यानी वाम मतलब ये बायां साइड है। हृदय का क्या है, ये बायां साइड है और ये हृदय का दायां साइड है। ऊपर वाला जो भाग है इसको बोला जाता है बायां अलिंद और ये नीचे वाला जो भाग है इसको बोला जाता है बायां निलय, यानी नीचे होता है निलय, ऊपर होता है अलिंद। इसमें इसी प्रकार से दायां निलय और दायां अलिंद हो जाएगा। ऊपर होता है अलिंद और नीचे होता है निलय। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड जो है, यहाँ पे निलय जो होता है, यानी जो बायां साइड होता है हृदय का निलय, इसमें कितना मोटा पाया जाता है। यहाँ दीवार कितना मोटा है और इधर पतला दीवार पाया जाता है। यानी ये जो है, जो बायां साइड होता है निलय, उसका दीवार जो होता है मोटा होता है। क्यों होता है मोटा, क्योंकि ये जो है पंप करता है खून को, ऑक्सीजन रहित ऑक्सीजन उसमें उपस्थित जो होता है खून में, उसको पंप करता है। और यहाँ से पंप जब होता है तो ये खून पूरा शरीर में पहुँच जाता है। अब वहाँ से फिर वापस जितना भी कोशिका रहता है वो इस ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है। करने के बाद जो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ता है कोशिका, तो फिर से वापस खून किससे आता है, इससे आता है। किससे आता है, ये साइड आता है और ये साइड से आता है खून जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है। फिर से ये क्या करता है, पंप करता है। पंप करने के बाद ये फिर यहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा से क्या करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड देता है फेफड़ा को और ऑक्सीजन जो उपस्थित रहता है फिर उसको ग्रहण करके फिर से वापस इसमें आता है। यहाँ से आके फिर ऐसे पंप होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वाल्व लगा हुआ है। वाल्व क्या करता है काम, जैसे साइकिल में हम लोग हवा डालते हैं तो हवा तो जाता है अंदर लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसी प्रकार से जब यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित वाला खून जो है आ जाता है, यहाँ से जैसे ही आता है यहाँ नीचे तो गिर जाता है लेकिन वापस ऊपर नहीं जा पाता है। यानी यहाँ से आया तो यहाँ से आया, यहाँ पे आएगा तो नीचे यहाँ पे गिर जाएगा। गिरने के बाद जब ये सिकुड़ेगा तो खून इधर नहीं जा पाएगा बल्कि ये नली में जाएगा और ये नली में जाने के बाद ये जो है फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में जब जाएगा तो ये जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा को दे देता है और फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है और जो उसमें उपस्थित होता है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को सोख लेता है और सोखने के बाद फिर इसके द्वारा, ये जो आप देख रहे हैं नस, इसके द्वारा जो है फिर वापस इसमें आता है बायां अलिंद में। फिर बायां अलिंद में आता है, यहाँ पे भी वाल्व लगा होता है। जैसे ही आएगा ये नीचे खून गिर जाएगा, फिर वापस यहाँ पे नहीं जा पाएगा। तो जैसे ये नीचे गिरा फिर यहाँ से सिकुड़ता है जब ये हृदय, तो सिकुड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ से पंप होके ये पूरा शरीर में जो है फैल जाता है। अच्छे से समझने के लिए और एक चित्र देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा शरीर से इधर से उधर से क्या होता है, इधर आता है खून, दायां अलिंद में फिर निलय में आता है। उसके बाद यहाँ से पंप होकर कहाँ जाता है, ये फेफड़ा में जाता है। ये जो है खून में जो है कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है, इधर भी जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, फेफड़ा से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और बाहर निकाल देता है शरीर से। जबकि जो ऑक्सीजन वो लाता है, फेफड़ा में ऑक्सीजन जो रहता है उसको अवशोषित करता है खून, और अवशोषित करने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से जो है निकल जाता है। मतलब अलिंद और निलय इधर आता है, इधर आने के बाद क्या होता है, पंप किया जाता है, फिर यहाँ से जो है निकल जाता है, ये पूरा शरीर में फैल जाता है। और अच्छे से समझने के लिए आप ये चित्र देखो, क्या होता है। सबसे पहले ये जो है आप देख सकते हैं, ये छोटा छोटा एकदम कोशिका है, बहुत छोटा छोटा। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित वाला खून धीरे 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 करके इधर आता है हृदय में, फिर यहाँ से पंप होता है। पंप होने के बाद ये कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और जो ऑक्सीजन उपस्थित रहता है फेफड़ा में वो अवशोषित करता है ऑक्सीजन को। अवशोषित करने के बाद वो खून क्या होता है, यहाँ से आता है। और इस जो लाल आपको कलर दिख रहा है इसका मतलब है
कि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। ये ऑक्सीजन उपस्थित खून फिर से हृदय में आता है, फिर यहाँ से आने के बाद फिर हृदय इसको पंप करता है। पंप करने के बाद ये पूरा शरीर में फैल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा छोटा एकदम कोशिका है। जैसे हम लोगों का अगर नस कटता है तो उससे ज़्यादा खून निकलता है, लेकिन अगर कोई चमड़ा उमड़ा छिल जाता है तो बहुत कम खून निकलता है। इसका मतलब क्या है, बहुत छोटा छोटा नस में मतलब टूट जाता है ये। जैसे चमड़ा छिलता है तो इसमें बहुत पतला पतला नस होता है, तो इससे बहुत कम खून निकलता है, एकदम जिरी जिरी निकलता है। लेकिन यही ज़्यादा अगर कट जाएगा, यानी थोड़ा ज़्यादा नस कट जाएगा, बड़ा वाला मोटा वाला, तो उससे ज़्यादा खून निकलने लगेगा। यानी ये जो है महाधमनी, फिर धमनी, फिर धीरे धीरे और छोटा कोशिका में बढ़ जाता है और पतला पतला नस में बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है ये ऑक्सीजन से उपस्थित खून पूरा शरीर में जाता है, कोशिका उसका उपयोग करता है, फिर वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो क्या करता है, ये सीरा उसको सोखता है और वो हृदय में लाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला उपस्थित। फिर यहाँ से क्या होता है, ये फिर से फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है और ऑक्सीजन जो उपस्थित रहता है उसको सोख के फिर से ये आता है हृदय में, ये साइड बायां साइड, और फिर यहाँ से पंप होता है, फिर से ये पूरा शरीर में पहुँचता है। फिर यहाँ से ये जाता है हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित वाला, फिर यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको देता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब इसको दे देगा, जो फेफड़ा में ऑक्सीजन रहता है उसको अवशोषित करके फिर से यहाँ पे आता है, फिर से ये पंप होता है, पूरा शरीर में जाता है, फिर से यहाँ पे आता है ये हृदय में। कुछ इस प्रकार से चक्र चलते रहता है। एक मानव बॉडी का जो है चित्र देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ से पंप होने के बाद ये रेड रेड जो आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन यहाँ पे उपस्थित है, मतलब ये खून में, तो यहाँ पे पूरा शरीर में पहुँच रहा है, इधर पहुँच रहा है, उधर पहुँच रहा है, चारों तरफ जो है ऑक्सीजन से उपस्थित जो है खून पहुँच जाता है। फिर वहीं पे जो होता है ये सीरा होता है, जो भी इस कोशिका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है या फिर जो भी प्रदूषण होता है खून का, वो प्रदूषित खून को क्या करता है, हृदय में लाता है, वही सीरा। और हृदय में लाने के बाद क्या होता है, ये पंप करता है, फिर ये फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में जाने के बाद जो भी अशुद्धि होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकाल देता है, और फिर से जो भी ऑक्सीजन होता है उसको अवशोषित करके फिर से वो लाता है हृदय में। फिर से पंप होता है पूरा शरीर में, फिर से क्या होता है, पूरा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करके फिर से हृदय में लाया जाता है। फिर हृदय पंप करता है, फेफड़ा को जाता है, फिर फेफड़ा वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन दे देता है, फिर ऑक्सीजन आता है हृदय में, फिर ऑक्सीजन से मतलब उपस्थित जो है खून पूरा शरीर में पहुँचता है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि रक्तदाब क्या होता है। तो रक्तदाब कहने का मतलब है जब पंप किया जाता है हृदय के द्वारा तो जो दाब लगता है नस के ऊपर, वाहिकाओं के ऊपर, उसी को रक्तदाब बोला जाता है। तो रुधिर अपने वाहिकाओं की भित्ति पर जो दाब लगाता है उसे क्या बोला जाता है, रक्तदाब। यानी जब हृदय पंप करता है खून को तो कुछ दाब के द्वारा, मतलब बहुत उच्च दाब के द्वारा पंप करता है, तो वो जो दाब है उसी को क्या बोला जाता है, जो नस के ऊपर दाब लगता है उसी को बोला जाता है रक्तदाब। ये जो है सामान्यतः 120/80 mm पारा होता है। कहने का मतलब है जो हृदय जो है कस के पंप करता है तो 120 mm पारा पे वो पंप करता है। लेकिन जब वो मतलब क्या होता है, शिथिल होता है, मतलब स्थिर होता है, तो फिर उस पर एक दाब लगता है। जब पंप करता है तो एक दाब लगता है, फिर स्थिर होता है तो एक दाब लगता है। तो जब पंप करता है तो 120 mm पारा लगता है, और जब वो स्थिर होता है तो 80 mm पारा मतलब दाब लगता है। तो ये सामान्य दाब हो जाएगा 120/80। ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो कहने का मतलब जैसे हम एक बॉल को मारे दीवार में, तो जब हम मारे तो वो हो गया तुम्हारा 120, यानी हम उच्च दाब से मारे, तो फिर वहां से वापस भी तो बॉल टकरा के आएगा। तो वो जो बॉल टकरा के वापस आएगा, ये जरूरी नहीं है कि जितना तेजी से हम मारे उतना ही तेजी से आएगा, वो कम आएगा तेजी से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं खून को जो पंप किया जाता है तो 120 mm पारा से पंप किया जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो ये जो है 80 mm पारा पे आता है। तो इस प्रकार से इसी को बोला जाता है रक्तदाब। सामान्य रक्तदाब मतलब इतना होता है। परकुंचन दाब मतलब 120 mm पारा होता है, यानी जब वो जो है हृदय सिकुड़ता है तो दाब मतलब उच्च दाब से निकलता है खून, इसी को बोला जाता है परकुंचन दाब। 120 mm होता है पारा। और ये अनुशीथिलन दाब क्या है, जब वो मतलब हृदय वापस मतलब अपना स्थिर होता है तो 80 mm पारा होता है इसका दाब। आपको समझा चुके हैं कि जब बॉल को हम लोग दीवार में मारेंगे तो वो हुआ परकुंचन दाब, लेकिन जब वो बॉल वापस टकरा के आएगा तो उसको बोला जाता है अनुशीथिलन दाब। अब रक्त दाब की जो माप है किसमें किया जाता है, तो स्फैग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र में किया जाता है इसका माप।
मछलियों के हृदय में जो होता है 2 कोष्ठ होता है, मतलब मछलियों का जो दिल होता है उसमें 2 भाग होता है। हम लोगों के दिल में कितना भाग होता है? 4 भाग होता है, और मछलियों के दिल में 2 भाग होता है। अब हम लोग देखते हैं धमनी और सीरा में अंतर। धमनी मतलब क्या होता है? ये एक तरह से ऑक्सीजन जो उपस्थित रहता है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है खून में, खून वाला जिसमें ऑक्सीजन वैसा खून जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, वो खून को क्या करता है? पूरा शरीर में पहुंचाने का काम करता है धमनी। और सीरा का क्या काम है? पूरा शरीर से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित खून होता है, खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है उसको क्या करता है? अवशोषित करके हृदय में लाने का काम करता है। तो ये दोनों में क्या अंतर है वो समझना है। तो ये एक तरफ है धमनी और दूसरा तरफ है सीरा। तो धमनी जो है हृदय से रक्त को शरीर में ले जाता है। ये धमनी क्या करता है? हृदय में जो भी खून होता है उसको पंप करके पूरा शरीर में पहुंचाता है, जबकि सीरा क्या करता है? पूरे शरीर से रक्त को हृदय तक लाती है। जब ये धमनी पूरा पंप करके शरीर में पहुंचा देता है खून, तो जो ऑक्सीजन उपस्थित खून होता है वो कोशिका उसका उपयोग कर लेता है ऑक्सीजन का, और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उसमें मिला देता है खून में। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है खून में, वो खून को पूरा शरीर से जोड़ जाड़ के हृदय में लाने का काम कौन करता है? तो सीरा करता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि धमनी जो होता है ये मोटा होता है, इसकी भित्ति क्या होता है? मोटा होता है। ये क्यों मोटा होता है? क्योंकि उच्च दाब इसमें लगता है। जब हृदय मारता है कस के पिचाक से दाब, तो उच्च दाब लगता है इस नस पे, इसलिए इसका जो है नस मोटा होता है। जबकि सीरा का जो नस होता है वो पतला होता है, इसकी भित्ति क्या होता है? मोटा नहीं होता है, थोड़ा पतला होता है। इसी प्रकार से इसमें वाल्व नहीं होता है। धमनी, चूंकि धमनी में जो है खून एकदम बहुत रफ्तार से जाता है, तेजी से, तो इसमें वाल्व नहीं होता है। लेकिन सीरा में जो होता है इसमें वाल्व होता है। इसमें उतना उच्च दाब से खून नहीं जाता है, इसलिए इसमें वाल्व होता है। वाल्व कहने का मतलब है कि वैसा स्थिति आप देख सकते हैं कि जब साइकिल में हवा भरते हैं तो उसमें हवा चल जाता है लेकिन वापस नहीं निकलता है। इसी प्रकार से सीरा में जो होता है खून जब घुस जाता है तो फिर वापस नहीं लौट पाता है। चौथा स्थिति क्या है? यह चमकीला लाल प्रतीत होता है। धमनी में जो होता है खून, ये धमनी, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है ये खून में, धमनी वाला खून में, इसलिए जो धमनी होता है ये लाल चमकीला प्रतीत होता है। जबकि सीरा में जो होता है ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। ये खून जो होता है, ये सीरा के अंदर जो खून होता है इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए यह जो गहरा लाल प्रतीत होता है। 5वां नंबर क्या हो जाएगा? इसमें रक्त दाब उच्च होता है। धमनी में जो होता है रक्त दाब उच्च होता है, यानी बहुत रफ्तार से जो है ये खून को बाहर निकालता है, जबकि सीरा में रक्त दाब निम्न होता है। तो ये कुछ अंतर है, आपको लिख लेना है, ये एग्जाम में आते हैं। अब अगला प्रश्न है प्लेटलेट्स के द्वारा शरीर का अनुरक्षण कैसे होता है। पीछे हम लोग बताए थे आपको कि प्लेटलेट्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो प्लेटलेट्स के द्वारा जो है हमारे शरीर का अनुरक्षण कैसे होता है वो जानना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रुधिर में यानी खून में जो है प्लेटलेट्स कोशिका पाई जाती है, यानी खून में जो है प्लेटलेट्स पाया जाता है, जो हमारे शरीर से निकलने वाले रक्त को, यानी जो हमारे शरीर से निकलता है बाहर खून, उसको रोकने के लिए कटे हुए स्थान पर जो है रक्त का थक्का बना देता है, जिससे जो है अधिक मात्रा में रक्त की हानि नहीं होती है। यानी हमारा शरीर में कहीं कट लग गया और उससे खून निकल रहा है तो वो हमेशा के लिए खून नहीं निकलेगा, बल्कि उसमें खून में प्लेटलेट्स जो है कोशिका पाया जाता है। वो क्या करेगा? वो कटा हुआ स्थान पे आते जाएगा और वहां पे जो है खून का थक्का बना देगा, ताकि खून कम से कम शरीर का हानि हो सके। अब अगला प्रश्न है लसिका। तो लसिका क्या होता है? यह एक प्रकार का जो है द्रव है जो वहन में सहायता करता है। यह रंगहीन होता है एवं इसमें प्रोटीन पाया जाता है। यह एक तरह का खून में मिला हुआ भाग है लसिका। अब अगला प्रश्न है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। तो लिखना है मनुष्य के वहन तंत्र में शुद्ध एवं अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त का वहन करने के लिए धमनी एवं सीरा उपस्थित है। मनुष्य में रक्त के सही वहन के लिए दोहरी परिसंचरण जरूरी है। कहने का मतलब है शुद्ध जो खून का वहन होता है वो धमनी के द्वारा होता है, और जो सीरा काम करता है उसमें अशुद्ध खून का वहन होता है।
अब अगर शुद्ध अशुद्ध मिल जाएगा तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा शरीर के लिए, इसलिए ये दोनों के लिए अलग अलग मतलब नस होता है। जो जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है यानी जो शुद्ध खून होता है उसके लिए एक अलग नस है, और जो अशुद्ध खून होता है उसके लिए एक अलग नस है, ताकि वहन जो है सही तरीका से हो सके, उसका परिसंचरण सही तरीका से हो सके खून का। अगला है पादप में वहन, यानी पेड़ पौधे में वहन कैसे होता है। तो लिखना है पादप में जो है जल एवं खनिज लवण का वहन जाइलम उत्तक के द्वारा होता है, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन का वहन फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। कहने का मतलब है पौधे में दो प्रकार का जो है नस पाया जाता है। पहला नस ऐसा होता है जो जड़ से लेके पूरा ऊपर तक जाता है, पत्ती तक। ये क्या करता है, जाइलम इसका नाम है। ये जड़ से जो भी खनिज लवण होता है और जो भी मतलब जल होता है वो सारा को अवशोषित करके पत्ती तक पहुंचाता है जाइलम, और वहां से प्रकाश संश्लेषण होता है और जो भी भोजन बनता है उसका वहन जो है फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। फ्लोएम एक नस है, उसके द्वारा होता है, और वो पूरे पौधे में मतलब पूरे पेड़ में जो है भोजन को पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो यहाँ पे नीचे जड़ में जो भी खनिज लवण रहेगा, जो भी जल रहेगा, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा और पत्ती तक पहुँचेगा। प्रकाश संश्लेषण के बाद जो भी भोजन बनेगा पत्ती में वो धीरे धीरे हर एक जगह पे मतलब पहुँच जाएगा, जहाँ जरूरत होगा भोजन का वो जगह फ्लोएम उत्तक पहुँचा देगा भोजन को। अब हम लोग जानते हैं जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, मतलब जाइलम में क्या अंतर है और फ्लोएम में क्या अंतर है एक दूसरे से, ये क्या अंतर है जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जाइलम जो है इधर है और इधर फ्लोएम है। जाइलम में क्या होता है, यह जल और खनिज लवण का वहन करता है, जबकि फ्लोएम क्या होता है, इसमें भोजन का वहन होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें जो है गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, यानी जल जो होता है नीचे होता है पानी, वो जड़ से ऊपर चढ़ता है, यानी गति जो होता है नीचे से ऊपर की ओर होता है। जबकि फ्लोएम में जो है ऊपर से जो प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन बनता है, उससे जो है भोजन वो नीचे की ओर यानी सभी जगह आता है। इसमें गति ऊपर से नीचे की ओर होती है, यानी पत्ती में जो भी बनता है प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन वो नीचे उतरता है यानी नीचे आता है। तो जाइलम में क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर गति होता है, जबकि फ्लोएम में ऊपर से नीचे की ओर गति होता है। यह मृत कोशिकाओं से अधिक बना होता है, यानी जाइलम उत्तक जो होता है अधिक मृत कोशिका से बना होता है, जबकि फ्लोएम उत्तक जीवित कोशिका से अधिक बना होता है। जाइलम में गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें जो है गति के लिए ऊर्जा का आवश्यकता नहीं होता है, बल्कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उससे एक मतलब बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये जो है पानी ऊपर चढ़ता है। लेकिन यह फ्लोएम में ऐसा नहीं होता है, फ्लोएम में गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ अंतर है, आपको इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है और याद कर लेना है। अब अगला प्रश्न है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। तो लिखना है मानव में वहन तंत्र के घटक निम्न है। वहन तंत्र का घटक हम लोग पीछे देख चुके थे, जो बोले थे वाहन के अवयव, वो ही चीज है यहाँ पे। तो पहला हो जाएगा हृदय, यह रक्त को पंप करने का काम करता है। दूसरा हो जाएगा रक्त, यह शरीर के सभी भागों में पदार्थों का वहन करता है। जबकि तीसरा हो जाएगा रक्त वाहिकाएं, जिसको नस हम लोग बोल सकते हैं, यह रास्ते का काम करता है, यानी एक तरह का रास्ता है जिसमें रक्त का वहन आसानी से होता है। अगला प्रश्न है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है यहाँ पे देखना है। स्तनधारियों और पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग रखना आवश्यक है, ताकि भोजन का पूर्ण अपघटन यानी भोजन जो है सही तरीके से अपघटित हो सके, टूट सके सही तरीके से, अधिक ऊर्जा उत्पादन यानी जिससे अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सके, और शरीर का तापमान स्थिर बना रह सके। इसलिए जो है रुधिर ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। तो पादप का बात हो रहा है, तो उच्च संगठित पादप में जो है वहन तंत्र दो प्रमुख वाहिकीय उत्तकों जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है, जो क्रमशः जल एवं खनिजों
और भोजन का वहन करता है। पीछे हम लोग देखें जो है इसमें दो प्रकार का उत्तक होता है, एक तो जो होता है जिसमें जल एवं खनिजों का वहन होता है जाइलम द्वारा, और एक होता है फ्लोएम जिसमें भोजन का वहन होता है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो अभी हम लोग देखे हैं पादप में जो है जल और खनिज लवण का वहन जड़ से जो है पत्तियों तक जाइलम द्वारा वाष्पोसर्जन बल के माध्यम से होता है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय जो है एक बल मतलब क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। उसी बल के कारण जो है जाइलम के द्वारा पानी जो है जड़ से ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न है पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन बनता है उसका स्थानांतरण कैसे होता है। तो ये पीछे देख चुके हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पादप में भोजन का स्थानांतरण जो है फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। यह दोनों दिशाओं में सक्रिय रूप से एटीपी की सहायता से होता है, यानी इसमें ऊर्जा का आवश्यकता होता है और ये जो है एटीपी की सहायता से होता है, जो कि एटीपी ऊर्जा का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। तो इस प्रकार से जो होता है वहन होता है पादप में भोजन का। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। साइंस का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से प्लेलिस्ट से आप वीडियो देखो, अच्छे से आपको समझ में स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा।